डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिफॉर्म क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इस चैप्टर में आने वाली है, आप उनके बारे में समझो। फर्स्ट जो इसमें वर्ड है वो है वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब आपको पता है कि आसपास में जो भी ग्रीनरी आप देखते हो, ग्रास, झाड़ियाँ, श्रब्स और ट्रीज, पेड़ पौधे, वो सारे क्या होते हैं? वेजिटेशन। ओके। तो जो भी प्लांट स्पीसीज होती है, श्रब्स, ग्रास, वो सारे क्या होते हैं बेटा? वेजिटेशन। ओके। बायोमास, सॉरी बायोम्स। बायोम्स क्या होते हैं? देखो, ग्रुप्स ऑफ प्लांट कम्युनिटीज इन एरिया हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस, उनको बोलते हैं बायोम्स। देखो, बायोम से आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि एक पूरा फॉरेस्ट है बेटा। जैसे कोई फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट में ओनली नीम के पेड़ है, ठीक है? तो पर्टिकुलर एक स्पीसीज के पेड़ होंगे तो उसको बोलेंगे बायोम। ठीक। उसके बाद में आता है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स आपको पता है कि कुछ रेस्ट्रिक्टेड कुछ एरिया होते हैं या फिर रिजर्व्ड कुछ एरिया होते हैं, जिसमें कुछ एक्टिविटी जो कि ह्यूमन के द्वारा की जाती है उनको रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, उनको मतलब मना कर दिया जाता है कि ह्यूमन वो एक्टिविटी उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं कर सकता। जैसे नेशनल पार्क एक पूरा एरिया होगा, फॉरेस्ट का एरिया होगा ऐसे, और उसमें जो एनिमल्स होंगे और प्लांट्स, इस एरिया में एनिमल्स और प्लांट को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं कि इसमें इतनी बजे से इतनी बजे तक ह्यूमन जो है नहीं जा सकते, या फिर इस सीजन में यहाँ पे ह्यूमंस नहीं जा सकते। पर्टिकुलर एक एरिया, हाँ, पर्टिकुलर एक एरिया जिसकी बाउंड्री होती है फिक्स, और उसमें पर्टिकुलर एनिमल होते हैं, और वो एनिमल के लिए ही वो एक तरह से उनका घर है। वो जो नेशनल पार्क होता है वो उन एनिमल का घर होता है, और उसमें ह्यूमंस का इंटरफेरेंस बहुत कम रखा जाता है। उसको बोलते हैं नेशनल पार्क। तो देखो, एग्जाम्पल देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आपका है आसाम में, और ये टाइगर रिजर्व भी है। और जैसे दुधवा नेशनल पार्क जो कि यूपी में है, और ये भी टाइगर रिजर्व भी है। ओके। राजस्थान में मैं बात करूं तो राजस्थान में आपने रणथंबोर नेशनल पार्क का नाम सुना होगा। यस सर। रणथंबोर नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व भी है। और ऐसे ही आपने एक सरिस्का नेशनल पार्क का नाम सुना होगा। ये भी राजस्थान में है, सरिस्का अलवर में आता है। रणथंबोर आपका आता है सवाई माधोपुर में। ओके। इसके अलावा एक और बच गया अभी जो बना है, रामगढ़ विषधारी। नाम है सर ये। हाँ हाँ, रामगढ़ विषधारी। रामघर विषधारी। हाँ, नेशनल पार्क। और ये भी क्या है, राजस्थान में है। इसके अलावा एक नेशनल पार्क और है जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, कोटा रीजन में आता है। तो ऐसे ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जिसमें ह्यूमंस की जो एक्टिविटी है उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ओके। चलो नेक्स्ट देखो, जैसे नेशनल पार्क होते हैं ना बेटा, वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है। जैसे नेशनल पार्क होते हैं ना, वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर पोर्शन ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट वेयर हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर प्रोहिबिटेड। मैंने बताया ना आपको, जैसे नेशनल पार्क होते हैं ना, वैसे ही आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है बेटा, उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। नेशनल पार्क में तो फिर भी लोग घूमने के लिए जा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है उसमें आपके जो रूल्स हैं वो ज़्यादा सख्त होते हैं। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर कोई बर्ड की सेंचुरी हो सकती है। अपने यहाँ पे है ना बेटा बर्ड सेंचुरी जो कि भरतपुर में है। भरतपुर में अपने यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है, राजस्थान में। ओके। तो ऐसे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होती है।
हाँ, डाउट पूछो। यस सर। वो सर मैं ऐसे पूछ रही थी जैसे है ना, अभी ये जो वो होते हैं ना टाइगर रिजर्व, तो सर इनके अंदर है ना जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनके अंदर है ना लायंस मतलब वो मीट खाते हैं, तो सर उनके लिए मीट अलग से उनको दे के आते होंगे। नहीं नहीं नहीं, नेचुरल पार्क का मतलब क्या है बेटा? नेचुरली, नेचुरली वो अपने जो शिकार हैं उसको नेचुरली हंट करते हैं और फिर वो खाते हैं। नेचुरल पार्क का मतलब ये, बट बेटा देखो, ये जो है नेशनल जो पार्क है, ये बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं, ऐसे छोटे से एरिया में नहीं होता। ये कई मतलब जैसे बहुत लंबी लंबी सिटीज़ में फैले हुए होते हैं। एक्चुअल में ये नेशनल पार्क जो होते हैं ना, इसमें बहुत सारे एनिमल्स फ्रीली मूव करते हैं। ये कोई जू नहीं होता, ये कोई जू नहीं होता। इसमें बहुत सारे एनिमल जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। इनके लिए एक तरह से ये घर है। नेचुरल जो जो फॉरेस्ट होते हैं नेचुरल, वैसे वो नेचुरल उसमें घूमते हैं, अपने शिकार को वो मारते हैं, खाते हैं, उसमें ही घूमते रहते हैं। ठीक है। कई कई बार आपने न्यूज़ देखा होगा कि जैसे जो लेपर्ड है वो आपके सिटी में आ गया। जयपुर में यस सर, अक्सर, लॉकडाउन के टाइम पे सर बहुत सारी न्यूज आई थी। हाँ, जयपुर में अक्सर जो है ऐसे लेपर्ड जो है सिटी में आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि नाहरगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें से वो घूमते हुए, उनको पता नहीं होता ना कि बॉर्डर कहाँ तक है। ऐसे थोड़ी ना है कि यहाँ पे कोई ऐसे कोई तार बांध के रखा है, वो तो खुला एरिया है। तो वहां से वो घूमते तो हुए कई बार, मार के खा जाए। लेकिन बेटा एनिमल जो होते हैं ना वो थोड़े शाई नेचर के होते हैं, वो ऐसे बाहर नहीं आते, उनको पता रहता है अपना एरिया। सर ठीक अब है। ह्यूमन जो है सर के हिसाब से वो ह्यूमन से डरने लग गए वो। हाँ, तो वो अपना नेचुरली वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे कोई भी उनको ऐसे नहीं है कि कोई वहाँ पे उनको खाना डाल के आएगा या फिर कोई पानी पिलाएगा, नहीं। नेचुरली वहाँ पे छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, उसमें एक तरह से ध्यान रखा जाता है कि वो भरे रहें। और कई बार जैसे मान के चलो कि वेजिटेशन, जैसे गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में वेजिटेशन नहीं होता, तो उस सिचुएशन में उनको कई बार आर्टिफिशियली खाना भी दिया जाता है। लेकिन ऐसे नहीं है, आर्टिफिशियली खाना देने से उनकी आदत ख़राब हो जाती है, उनकी हैबिट्स ख़राब हो जाती है, फिर वो हंट नहीं कर सकते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाती है कि वो नेचुरली ही शिकार करे। ठीक है। अगर तो खाना भी, जाएंगे तो इसका मतलब ही क्या हुआ? वो तो खुद ही खुद की वो उसको देखो जैसे कि टाइगर के लिए खाना देना है तो टाइगर के लिए ऐसे कोई मीट नहीं लेके जाएंगे वो। टाइगर के लिए वो एक जैसे वो खाएगा वो नहीं, जैसा। नहीं नहीं, टाइगर के लिए मान के चलो एक गोट को छोड़ दिया वहाँ पे, बकरी को छोड़ दिया, अब वो अपने आप ही उसको मारेगा, पकड़ेगा और खाएगा। ओके। एक खाली कर दो, खाली कर दो, 10-15 टाइगर के लिए कर 10-15 लाइन करेगी ना। चलो नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क जिसमें आर्टिफिशियली एक तरह से रखा जाता है इन जानवरों को, और यहाँ पे इनकी ब्रीडिंग की करवाई जाती है, और कोई बीमार जानवर हो तो उसको रखा जाएगा। और इसको एक तरह से आप जू के तरह भी देख सकते हो, जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं। ये वैसे तो रिजर्व होते हैं गार्डन्स वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन मैन मेड सराउंडिंग्स, बताया ना मैंने, इंसान द्वारा बनाई गई केज में उनमें रखा जाएगा। दे नेचुरल हैबिट्स, देखो, लेकिन इसमें भी रखा जाता है तो इनको ऐसे फील आता है कि हाँ हम नेचुरल में ही हैं। जैसे बड़े बड़े पिंजरे होते हैं तो उसमें रखा जाएगा, जैसे दिल्ली जू। अपना राजस्थान में जो जूलॉजिकल पार्क है, 3 जूलॉजिकल पार्क है, एक उदयपुर में है, एक कोटा में है, और एक नाहरगढ़ का जो कि जयपुर में। कभी जाके देखना बेटा, बहुत अच्छा है। ओके। अगर किसी को अगर किसी को टाइगर वगैरह देखने हैं, एनाकोंडा वगैरह देखना है, तो वो नाहरगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी, नाहरगढ़ जूलॉजिकल जो पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग है नाहरगढ़, और नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क अलग है। एक एरिया है उसमें जूलॉजिकल पार्क है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो थोड़ी बड़ी है। ओके। इस तरह से यहाँ पे है। इसके बाद में आता है फोसिल फ्यूल्स। फोसिल फ्यूल्स जैसे कि ऐसे फ्यूल जो कि प्लांट और एनिमल के बहुत साल पहले, जब प्लांट और एनिमल जब दब गए होंगे, सेडिमेंट उनका बन गया होगा, उसके बाद वो सड़ गल के प्रेशर और हीट की वजह से वो किस में बदल गए? वो बदल गए अलग अलग फोसिल फ्यूल, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो ये जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स में एक तरह से फोसिल्स के ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नेचुरली
डीके और डिकम्पोजिशन से बनते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सर मैं हाँ सर ये थोड़ी जनरल नॉलेज पे पूछ रही हूँ। सर अगर मान लो कोई भी रिजर्व के अंदर कोई एनिमल है, सर मान लो अचानक से उसकी तबीयत खराब है, लेकिन सर फिर भी उसको मेडिसिन वगैरह दे, फिर भी सर अगर उसकी सर किस्मत में मरना होगा, तो सर अगर मान लो मर गया, तो फिर उसका वो क्या करते होंगे? उसको जलाते हैं सर? वो भी ये भी क्या करते, गाड़ देते हैं? अब करते बेटा क्या ये है तो नहीं सर? पता जलाते हैं कि गाड़ देते हैं, लेकिन उनके लिए प्रॉपर सुविधा होती है। ऐसे जो नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है उसमें गार्ड जो होते हैं वो घूमते रहते हैं और वो उनकी पूरी रिकॉर्ड रखते हैं कि कितने यहाँ पे एनिमल हैं, किसको क्या बीमारी है, तो अगर कोई बीमार है तो उसका देखभाल करना, उसको फिर जो जूलॉजिकल पार्क है उसमें शिफ्ट करना। तो वो सारा काम वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स उनका देखभाल करते हैं, उनको वापस से ठीक करके वापस से छोड़ देते हैं। अगर मान लो सर, अगर सर किसी टाइगर को साइलेंट अटैक आ गया, फिर तब वो क्या करेंगे सर रात को? तब तो बेटा फिर बाद में उसको मतलब जब वो मरी गया तो फिर उसको या तो दफना देंगे या फिर जला देंगे। तो वो हाँ, ऐसे भी तो छोड़ते हैं ना, क्योंकि वो माइक्रोब्स वगैरह, वॉल्चर्स, ये तो रहते ही हैं, तो वो ही खा जाए उसको। अगर उसमें कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो दूसरों में फैल ना सके तो उसको छोड़ देते हैं बाकी जानवरों के लिए कि बाकी उसको खा सके। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें देखो बायोस्फीयर रिजर्व भी एक तरह से प्रोटेक्टेड एरिया ही है। क्या होता है ये? सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, इसमें ये थोड़ा बड़ा एरिया होता है और ऐसे छोटे छोटे जो जो प्रोटेक्टेड एरिया है उनको मिला के बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। लिंक थ्रू ए ग्लोबल नेटवर्क intended to the demonstrate the relationship between conservation and development is called the biosphere reserve। देखो बायोस्फीयर रिजर्व को आप इस तरह से समझ सकते हो कि कोई ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है, और ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये है। अब मान के चलो कि यहाँ पे कोई बीच में जो है आपको माइंस करनी है, मतलब आपको यहाँ पे कुछ मिनरल जो है वो निकालना है। तो ये जो रीजन है ये ह्यूमन के लिए ज़रूरी भी है, अगर वो यहाँ से नहीं निकालेगा तो फिर बाद में अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे आएगा। तो इस रीजन से जो माइंस जब वो निकाल रहा है तो नेचुरली देखो, इसमें कोई टाइगर अगर रहता है, इस प्रोटेक्टेड एरिया में कोई टाइगर रहता है और उसका ऐसे है कि वो कुछ सीजन साल के कुछ दिनों में वो इधर मूव करता है, यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि जानवर जो है एक जगह पे नहीं रुकते, वो मूव करते रहते हैं। तो जब वो इधर आएगा तो यहाँ पे देखो उसको कॉरिडोर नहीं मिलेगा, आने जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो इससे क्या होगा, उसको प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है बेटा, बहुत बड़ा एरिया, जैसे अब इस सबको मिला के क्या बना दिया, एक बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया। अब बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, अब उनको क्या होता है कि जैसे इस रीजन से इस रीजन में जाना हो तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे नेचुरली एक पुल बनाएंगे या फिर एक ऐसी केव बनाएंगे जो कि इनके लिए, इनको लगेगा, जानवरों को लगेगा कि नेचुरल है, लेकिन एक्चुअल में वो मैन मेड होती है, ह्यूमंस द्वारा बनाई गई होती है। ओके, तो ऐसा एक बायोस्फीयर रिजर्व होता है जो कि छोटे छोटे प्रोटेक्टेड एरिया को कनेक्ट करता है आर्टिफिशियली, और वो डेवलपमेंट के हिसाब से ध्यान में रखा जाता है उसका। नहीं समझ में आया बायोस्फीयर रिजर्व। देखो बायोस्फीयर रिजर्व एक बार फिर से देखो, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भी प्रोटेक्टेड एरिया ही है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे अलग अलग जो प्रोटेक्टेड एरिया है उन सब को मिला दिया जाता है और उससे बनता है एक बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब ज़्यादा बड़ा एरिया। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनको मिला दिया तो बन गया क्या, बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, आ गया समझ में? तनु बेटा आपका माइक अनम्यूट करो। सर जैसे मान लो बायोस्फीयर रिजर्व की ये हेल्प है कि अगर अपन कोई इस सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी का टाइगर सेकंड सेंचुरी वाले में जा सकता है, कब मन गया वो सेकंड सेंचुरी से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से वापस सेकंड सेंचुरी सर, तो कभी हाँ न्यू प्लेसेस मिल। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसके बाद में आता है इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम जो है वो एक तरह से को एग्जिस्टेंस को दिखाता है, जैसे कि द सपोर्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट लाइफ सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जैसे आप इकोसिस्टम को ऐसे समझ सकते हो कि एक टाइगर है बेटा, अब टाइगर को रहने के लिए क्या क्या चाहिए, टाइगर को रहने के लिए एक तो वहाँ पे झाड़ियाँ होनी चाहिए,
ऐसे नहीं कि आप उसको डेजर्ट में छोड़ सकते हो, झाड़ियाँ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ वहाँ पे पहाड़ियाँ। स्वयं रीजन, देखो स्वयं रीजन भी कई टाइगर जो है ना, जैसे अपने बंगाल में भी रहते हैं तो स्वयं रीजन में भी रहते हैं। तो टाइगर के लिए जो जो कंडीशन चाहिए, जैसे कि झाड़ियाँ है, वहाँ पे उनके लिए प्रे चाहिए, प्रे मतलब कि उनके उनके शिकार के लिए जानवर चाहिए, वो होने चाहिए। और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर। तो ऐसे रीजन में टाइगर रह सकता है। तो बेटा जो ये टाइगर रहने के लिए वहाँ पे जगह चाहिए, तो उसको वो नेचुरली प्रोवाइड करवाया जा रहा है, मतलब कि वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। जैसे जो ये पेड़ पौधे होते हैं फॉरेस्ट में, उनकी एक तरह से बीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में ये एनिमल जो है ये भी सपोर्ट करते हैं। ये पत्तियों को, फल फूल को खाते हैं, फिर कहीं और जाके उस वेस्ट को निकालते हैं, जिससे कि वो जो बीज हैं वो उनके वेस्ट के थ्रू कहीं और चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे नया जो पेड़ जो है, पौधा जो है वो उगता है। तो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम, को एग्जिस्टेंस, मतलब एक दूसरे की हेल्प करना। इसके बाद में आता है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन जैसे प्लांट्स और ट्री जो है उनको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। वाइल्ड लाइफ, जो भी जंगली जीव एक तरह से, तो एनिमल किंगडम विच कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वेटिक क्रिएचर्स एंड इंसेक्ट्स, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ। इसके बाद में आता है स्केवेंजर्स। स्केवेंजर्स मतलब ऐसे जीव जो कि मरे हुए एनिमल्स या फिर बर्ड्स को खाते हैं, जैसे बर्ड्स और एनिमल्स विच फीड्स ऑन द डेड लाइफ स्टॉक इज कॉल्ड स्केवेंजर्स। जैसे गिद्ध, जो कि वल्चर जिसको बोलते हैं, तो ये एक क्या है, स्केवेंजर। इसके बाद में आता है टुंड्रा। टुंड्रा क्या होता है, द टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन्स। टुंड्रा बोलते हैं जिसको, जो कि बहुत ही ठंड वाले इलाकों में पाए जाने वाली वेजिटेशन है, जैसे आर्कटिक। क्या अंजनी बेटा, वो माइक को बीच में रखा करो ना, आप दोनों के बीच में, वो स्पीकर है क्या है। फिर सर अगर बीच में रखूंगी तो फिर मुझे नहीं दिखेगी ना स्क्रीन। अरे सर ऐसे कह रही हूँ, जोर से बोलिए पर थोड़ा खींचा के। हाँ तो सर पोलार बियर और वो पेंगुइन मिल जाते होंगे ना, क्योंकि ये तो टुंड्रा है और यहाँ टुंड्रा नहीं है, कोल्ड रीजन होता है। हाँ जो मतलब टुंड्रा जो रीजन है, इसमें आपको पेंगुइन और जो पोलार बियर जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि आर्कटिक रीजन जो कि आइस से कवर्ड है, तो उसमें आपको टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलती है। उसके बाद में आता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट जो हमेशा के लिए हरे भरे रहते हैं, वो पूरे साल भर अपनी जो पत्तियों को गिराते नहीं हैं, अगर गिराते भी हैं तो अल्टरनेट में गिराते हैं। कुछ पेड़ गिराते हैं तो उसकी जगह कोई दूसरे पेड़ जो होंगे वहीं पे उनकी उस वक्त पत्तियां नई नई आ रही होती है, तो अपने को लगता नहीं है कि वो जो पेड़ है वो अपनी पत्तियों को श्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसी वजह से वो क्या होता है, एवरग्रीन अपने को दिखता है। द फॉरेस्ट विच नेवर श्रेड देयर लीव्स आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट ऐसे हैं कि उसमें पेड़ जो है वो अपनी पत्तियों को एक पर्टिकुलर टाइम में, ईयर का एक पर्टिकुलर टाइम होगा, सीजन होगा, उसमें अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ओके, तो उसको बोलेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट। उसके बाद में आता है वन महोत्सव। वन महोत्सव एक तरह से जो सोशल प्रोग्राम होते हैं, इसमें आपके जैसे नए नए पेड़ लगाने के कोई कार्यक्रम बना दिए, या फिर कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ कार्यक्रम कर दिया जो फॉरेस्ट में रहती है, तो उनको क्या बोलते हैं, वन महोत्सव। ओके, सर अभी गया है ना, इसी मंथ में गया है सर, अभी 15 डेट से पहले क्या गया, वन महोत्सव हमारे स्कूल में मनाया था। अच्छी बात है। चलो सर इसके आज बाद हमसे रुको एक बार, इसके बाद में है नेचुरल फॉरेस्ट वेजिटेशन और फ्लोरा इन इंडिया। देखो इंडिया में किस तरह के एक तरह से पेड़ पौधे या जंगल पाए जाते हैं उसके बारे में है, ये ओवरव्यू है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, बाद में फिर अपन डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे। इंडिया इज क्वाइट रिच इन नेचुरल वेजिटेशन, ए ग्रेट वेराइटी ऑफ फ्लोरा
इज फाउंड इन इंडिया। बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। फॉरेस्ट यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में, अप्रोक्सीमेट 21% ऑफ लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन इंडिया। अपने यहाँ पे 21% के आसपास लैंड जो है वो फॉरेस्ट से कवर है। इंडिया प्रपोजेज अबाउट 47,000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट। देखो इंडिया पजेज, देखो इंडिया में जो है लगभग 47,000 के आसपास वेराइटी, अलग अलग वेराइटी के पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। अबाउट 5,000 ऑफ देम आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन इंडिया। अब उनमें से जो 47,000 यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनमें से 5,000 पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स वेरी मच ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सॉइल्स। जैसे मैंने आपको बताया, पेड़ को एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए और पर्टिकुलर सॉइल का टाइप चाहिए, तो उसी में वो ग्रो होता है। तो यहाँ पे वो उनको अलग अलग कंडीशन मिलती है, तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। द लार्ज वेराइटी ऑफ फ्लोरा डिपेंड्स ऑन द वेरिड लैंड फॉर्म्स, टेरेन्स, सॉइल्स, रेंज ऑफ डेली एंड एनुअल टेम्परेचर एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ रेनफॉल। देखो ये नेचुरल कंडीशंस क्या हो सकती है कि वहाँ पे देखो लैंडफॉर्म कैसा है, टेरेन कैसा है, सॉइल कैसी है वहाँ पे एनुअल और डेली का जो टेम्परेचर जो वेरिएशन आता है वो कैसा है, रेनफॉल वहाँ पे कैसा है। ये सारी चीज़ें जब मिलती है तब एक वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो करती है। तो अलग अलग तरह की वेजिटेशन अपने यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे डेजर्टिक कंडीशन भी है और कोल्ड जो टुंड्रा जो वेजिटेशन है वो भी अपने यहाँ पे हिमालय रीजन में देखने को मिलती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो वहीं पे डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं अपने जो अपना सेंट्रल जो इंडिया है वहाँ पे। इंडिया इज रिच इन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके फूल नहीं आते और ऐसे प्लांट्स भी हैं जहाँ पे बहुत सारे फूल आते हैं। अबाउट 15,000 फ्लोरिंग प्लांट्स इन इंडिया। देखो 15,000 के आसपास यहाँ पे ऐसे प्लांट हैं जिनमें फूल आते हैं। ओके, तो फूलों वाले जो पेड़ पौधे हैं उनकी वैरायटी भी लगभग 15,000 प्रकार के अलग अलग जो पेड़ पौधे हैं अपने यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, ये कुछ वेजिटेशन थी अपने इंडिया में। इसके बाद में आता है यूजफुलनेस ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन। हाँ बोलो। सर ये इंडिया में लगभग 47,000 है लगभग, या अप्रोक्स कम? अप्रोक्स। अच्छा, और उनमें से अबाउट 55,000 5,000 तो इंडिजीनियस है, मतलब कि सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। बाकी सर इन 5,000 से और भी ज्यादा है अपने इंडिया में, और स्पीशीज है ना, और वो ऐसी स्पीशीज। हाँ सर बोलो। 5,000 से ज्यादा जो अलग जो स्पीसीज है वो और देशों में पाई जाती है, लेकिन 5,000 अपने इंडिया में ही पाई जाती है। बाकी की और भी तो पाई जाती होगी ना इनके अलावा, इन 5,000 के अलावा और भी पाई जाती है। 47,000 टोटल स्पीसीज बताया ना बेटा मैं। ओके, आगे देखो यूजफुलनेस ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन। देखो ये इनका अपने को यूज क्या है कि अपन इतना लैंड जो है वो फॉरेस्ट कवर के लिए बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अपना जो टारगेट है वो है कि अपने पूरे लैंड के 33% एरिया पे फॉरेस्ट होना चाहिए। अभी कितने एरिया पे है? 21% एरिया पे अपना फॉरेस्ट है। तो अपने को यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने लेवल पे अगर ईयर में आप एक प्लांट भी लगाओ तो ये जो लेवल है 33% ये अपन कवर कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अपने को प्लांट्स लगाना चाहिए और उनको देखभाल भी करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि लगा के छोड़ दिया फिर वो जल गया, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो अपने को जंगल से क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा अपने को मिलता है वुड, लकड़ी अपने को मिलती है। और लकड़ी का अपन बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। फर्नीचर, एज ए फर्नीचर यूज़ कर सकते हैं और एज ए उसको फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग पर्पजेज में उसका काम आता है, डोमेस्टिक फर्नीचर में, और एज ए फ्यूल बर्निंग के लिए भी उसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा रॉ मटेरियल फॉर पेपर इंडस्ट्री, मैच मेकिंग एंड स्पोर्ट्स मटेरियल आर मेनली डेराइव्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। देखो स्पोर्ट्स के लिए जो लकड़ी चाहिए, जो जैसे आप क्रिकेट के लिए जो बैट जो बनाना होता है वो भी आप लकड़ी से बनाते हो, तो वो भी अपने को फॉरेस्ट से मिलता है। इसके अलावा जो अपनी माचिस होती है उसमें जो तिल्ली होती है वो भी आप फॉरेस्ट से
प्राप्त करते हो। पेपर इंडस्ट्री का जो पेपर बनता है वो ट्री से बनता है, तो ऐसे ट्री आपको फॉरेस्ट में ही देखने को मिलते हैं। तो ये रॉ मटेरियल है जो कि आपको फॉरेस्ट से मिलता है। इसके बाद में मोर एवर द सैंडलवुड, गम्स, रेजिन और टारपेंटिल ऑयल और आर ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। देखो इसके अलावा क्या मिलता है, सैंडलवुड चंदन की लकड़ी मिलती है, गम मिलता है, गोंद मिलता है, रीजिन जो होता है मतलब कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि गम और कलर का एक मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं रेजिन। इसके बाद में आता है टर्पेंटिन। टर्पेंटिन ऑयल जो होता है एक तरह से ये भी आपको फॉरेस्ट से मिलता है, जिसका यूज किया जाता है जो फर्नीचर जो इंडस्ट्री है उसमें। ओके, इसके बाद में आता है कि ये सारी चीजें आपको फॉरेस्ट से मिलती है। बिसाइड्स द अबव प्रोडक्ट्स द फॉरेस्ट यील्ड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज हर्ब्स, लेक, हनी। देखो ये भी अपने को फॉरेस्ट से मिलती है, शहद और जड़ी बूटियाँ, ये सारी चीज़ें अपने को फॉरेस्ट से मिलती है। चलो आगे देखो, ग्रास ग्रोन इन फॉरेस्ट इज यूज्ड फॉर ग्रेजिंग द कैटल, शिप एंड कैमल्स। देखो जो ग्रास है वो बहुत सारे एनिमल्स के लिए फूड का काम करती है, जो कि अपने को फॉरेस्ट से मिलती है। इसके बाद में है फॉरेस्ट प्ले ए मेजर रोल इन एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट। देखो फॉरेस्ट होते हैं ना, तो वो जो अपना पोल्यूशन होता है जैसे कि CO2 उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, उसको अपने अंदर समा लेते हैं, जिससे कि आपका जो पोल्यूशन जो है वो कम होता है और क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एनहेंस होता है, बढ़ता है। द मोडिफ और ये क्या करते हैं, लोकल क्लाइमेट को बढ़ा के रखते हैं। ठीक है, मतलब इसको साफ रखते हैं। नेक्स्ट है द हेल्प इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन। मैंने बताया था कि फॉरेस्ट होगा, उसकी रूट्स होगी और रूट्स क्या करती है, सॉइल को पकड़ के रखती है, जिससे सॉइल इरोजन कम होता है। दे प्रोवाइड नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के लिए एक तरह से घर होता है उनका, नेचुरली ये उनको जो घर है, एक एनवायरनमेंट है, वो प्रोवाइड करवाते हैं। द हेल्प इन एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ रेनफॉल। देखो कैसे क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल को ये बढ़ाते हैं कैसे। जो बेटा जो फॉरेस्ट होते हैं ना, उसमें एक तरह से जो क्लाइमेट है होता है फॉरेस्ट का, वो इस तरह से टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है कि जिससे जो रेनफॉल होता है उसके लिए एक सुटेबल कंडीशंस क्रिएट होती है। रेनफॉल के लिए सुटेबल कंडीशंस क्या है कि धूप पड़े और धूप से वहाँ का एक बार रुको मैं इसको साफ कर देता हूँ। एक पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर राइज हो, जब टेम्परेचर राइज होगा, यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ की एयर एक्सपांड होगी ऊपर जाएगी, ऊपर जाके यहाँ पे आके ये कंडेंसेशन की क्रिया यहाँ पे होगी, बादल बनेंगे, उसके बाद कहीं और थोड़ी दूर या वहीं पे वो एयर के साथ मूव होता है वो, तो जहाँ पे लो कंप्रेशन नहीं था बेटा, कंडेंसेशन था। कंडेंसेशन मतलब कि कंडेंसेशन तो अब होगा। हाँ तो कंडेंसेशन हो गया ना, यहाँ पे बादल बन गए। बादल तभी बनते हैं जब कंडेंसेशन होता है। इसके बाद में आता है पर्सिपिटेशन, फिर यहाँ पे ये क्या होती है, बरसात होती है। और ये जो क्लाइमेट जहाँ से बरसात हो रही है, ये क्लाइमेट बनाने के लिए फॉरेस्ट जो है एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके, इसी से क्या करते हैं, ये क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल को बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर रेनफॉल कहाँ पे मैक्सिमम होता है, जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं। डेजर्ट में भी होता है क्या बेटा ऐसा? नो सर, सूखा पड़ा है डेजर्ट। वेरी गुड। तो इसमें आपको समझाने के लिए और कुछ था नहीं। कल अपन इसमें देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब देखो अंजनी, आपके जो अभी पूछा ना आपने कि सर क्यों नहीं पूछा आपने वो, और आप क्यों चैप्टर स्टार्ट कर दिए, यहाँ पे वो चीज़ें हैं, दिख रही है आपको। एवरग्रीन फॉरेस्ट सारे में पढ़ाऊंगा, डेसिडियस फॉरेस्ट सारे में पढ़ाऊंगा, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। ओके, कल आपका काम है पिछले जो चैप्टर को जो अभी मैंने बताया था उसमें एक टेबल बताई थी मैंने, वो टेबल आपको लर्न करके आनी है। दूसरा, इसकी मैं आपको PDF सेंड करूंगा। सर एग्जाम भी है सर, अगर हम रीड तो करते जाएंगे। एग्जाम है तो बेटा एग्जाम के हिसाब से लर्न कर भी तो करना पड़ता है ना। तो अभी जैसे ये जो चैप्टर है, एक फॉरेस्ट की 5 विशेषताएं आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो आपके लिए थोड़ा काम कम कर देता हूँ। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट है 3.2, ये पॉइंट आपको स्टार्ट से लेके जब तक 3.3 पॉइंट स्टार्ट नहीं हो जाता,
जब तक आप इसको पूरे को रीड करके आओगे और समझ के आओगे। कल मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन कौन से पैराग्राफ से पूछा गया है, इतना तो पता होगा ना। आज की क्लास में इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।